नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 48 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है शिक्षा व मनोविज्ञान में जो सांख्यिकी है उसका क्या महत्व है, उसके क्या कार्य हैं, इसका अध्ययन आज करेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण इसको हम 2 या 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। सांख्यिकी का जो सामान्य अर्थ है वो है संख्या संबंधी जो तथ्य हैं उनका वर्गीकरण करना, उनको सारणी के रूप में व्यक्त करना और उनका अध्ययन करना। यही क्या है, सांख्यिकी है। सांख्यिकी के लिए अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स, कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस से और कुछ इटालियन भाषा के स्टेटस या स्टेटिस्टा शब्द से मानते हैं। यूल व केंडाल ने इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो स्टेटस से बताई है, जिसका मध्य युग में अर्थ था राजनीतिक राज्य। उस समय सांख्यिकी जो है वो राजनीति का अंग मानी जाती थी और राज्य कर्मचारियों द्वारा इस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। राज्य से संबंधित जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे उनमें इस सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। जैसे जन्म से संबंधित आंकड़े, मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े, राज्य की आय से संबंधित आंकड़े, उद्योगों से संबंधित आंकड़े, सभी को हम सांख्यिकी के रूप में व्यक्त करते थे। जर्मनी में 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक नामक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन शुरू किया गया, पर मध्य युग के समान इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित रहा था और इसका जो संबंध है वो राज्य के मामलों से ही माना जाता है। टेट महोदय के अनुसार 20वीं सदी के मध्य से कुछ पहले अंग्रेज गणितज्ञों और वैज्ञानिकों ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार करके इसे व्यापक रूप प्रदान किया था। आज इसका प्रयोग ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इस दृष्टि से आधुनिकतम परिभाषा देते हुए फर्गसन महोदय ने लिखा है कि सांख्यिकी का जो संबंध है वो सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से माना जाता है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, क्या इसके फंक्शन है। सबसे पहला जो इसका कार्य है वो है तथ्यों या आंकड़ों का संकलन करना। दूसरा इसका कार्य है समय और स्थान के अनुसार व्यवस्थित करना, कि जो भी आंकड़े हैं उनको समय या स्थान के अनुसार व्यवस्थित करना। तीसरा कार्य है जो समस्या संबंधी आंकड़े हैं उनका वर्गीकरण करना और उनको सारणीकरण करना। अगला इसका कार्य है समस्या संबंधी आंकड़ों या तथ्यों की व्याख्या करना और विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना। अगला कार्य है निष्कर्ष संबंधी आंकड़ों या तथ्यों को सरल और सुबोध ढंग से इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला कार्य है विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों या समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों या समस्याओं से सहज संबंध स्थापित भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला कार्य है विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों या समस्याओं से संबंधित पुराने नियमों की परीक्षा करना और नए नियमों का निर्माण करना भी सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम देखेंगे सांख्यिकी की नीड क्यों पड़ी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सांख्यिकी के महत्व के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए रिचमन महोदय ने लिखा है। रिचमन महोदय ने क्या लिखा है कि हम सांख्यिकी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। प्राकृतिक घटना एवं मानव और अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू का अब सांख्यिकी के द्वारा मापन किया जाता है और तत्पश्चात इसकी व्याख्या की जाती है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में सांख्यिकी की आवश्यकता, महत्व या उपयोगिता के विषय में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है छात्रों के लिए आवश्यक सांख्यिकी।
छात्रों के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? तो सांख्यिकी जो है ये छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज प्रत्येक प्रगतिशील देश में लाखों करोड़ों छात्र पढ़ते हैं। उनकी रुचियों, उनके रुझानों, उनकी क्षमताओं और उनकी योग्यताओं में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इन सब बातों का विभिन्न विधियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकी इन परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करके छात्रों का महान हित करती है। इसका कारण यह है कि इस विश्लेषण के आधार पर उनकी रुचियों, योग्यताओं आदि के अनुसार उनको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देकर उनके भावी जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अगला जो इसकी आवश्यकता है वो है मूल्यांकन के लिए आवश्यक। सांख्यिकी का प्रयोग शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी अनेक परीक्षाओं के फलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बुद्धि परीक्षाएं, ज्ञान या योग्यता परीक्षाएं, निदानात्मक परीक्षाएं आदि। अगली आवश्यकता है शिक्षक के लिए। सांख्यिकी जो है ये शिक्षक को अपने व्यवसाय में कुशलता प्रदान करती है। यह शिक्षक को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को लेने, उनके परिणामों का विश्लेषण करने और परिणामों के आधार पर ही छात्रों की वास्तविक जो प्रगति है उसका ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायता देती है। इसलिए गिलफोर्ड महोदय का मत है कि सांख्यिकी जो है ये शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग माना जाता है। अगली इसकी आवश्यकता है विद्यालय के लिए। सांख्यिकी जो है ये विद्यालय को अपनी विभिन्न क्रियाओं का सुगमता से प्रदर्शन करने में योग देती है। यह विद्यालय के आय, व्यय, छात्र संख्या, परीक्षाफल, खेलकूद और उपलब्धियों का प्रतिवर्ष संकलन एवं सारणीकरण करके उसकी उन्नति या फिर अवनति का संक्षिप्त पर पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। उसे देखकर विद्यालय निरीक्षक और प्रशासक थोड़े ही समय में उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाते हैं। अगली इसकी जो नीड है वो है मनोविज्ञान के लिए आवश्यकता। सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में पूर्ण सफलता देखने को मिलना असंभव है। इसका कारण यह है कि इस विषय की पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों और परीक्षणों के परिणाम सांख्यिकी विधि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः सांख्यिकी को मनोविज्ञान के सब छात्रों के प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। अगली आवश्यकता है शैक्षिक व अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक। लगभग सभी देशों में समय की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि में परिवर्तन की मांग की जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के शैक्षिक परीक्षण और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। सांख्यिकी की सहायता से इन कार्यों और परीक्षणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच की जाती है। इससे न केवल उनकी त्रुटियों का ज्ञान हो सकता है बल्कि उनकी उपयोगिता के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। अंत में हम बावले महोदय के शब्दों में यही कह सकते हैं कि सांख्यिकी का ज्ञान जो है ये विदेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति में किसी समय भी लाभप्रद हो सकता है। फिर हम बात करें, फिर है आवर्ती विवरण का सारणीकरण करना। सारणीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी वो हम देखने वाले हैं। आजकल लगभग सभी कक्षाओं में 40 से लेकर 60 तक छात्र होते हैं। यदि उनकी किसी विषय में परीक्षा ली जाए और उन सभी छात्रों के प्राप्तांकों को बिना किसी व्यवस्था के यूं ही लिख दिया जाए तो उसमें छात्रों की योग्यता का ठीक ठीक अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः सांख्यिकी की सहायता से प्राप्तांकों का वर्गीकरण और सारणीकरण कर लिया जाता है। इससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा, सब छात्रों के प्राप्तांकों को थोड़े से वर्गों या समूहों में प्रदर्शित करके उनकी योग्यता का सरलता से ज्ञान हो जाता है। और दूसरा,
लाभ यह है कि इन वर्गों के आधार पर उनकी योग्यता का पारस्परिक संबंध मालूम हो जाता है। फिर है आवर्ती व आवर्ती विवरण का अर्थ। जो फ्रीक्वेंसी है उसका अर्थ। आवर्ती का अर्थ पहले देखेंगे। सारणीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आवर्तियां ज्ञात करना और आवर्ती वितरण करना। अतः इन दोनों के अर्थ को स्पष्ट कर देना जरूरी है। पहले है आवर्ती का अर्थ। किसी संख्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस संख्या की आवर्ती कहते हैं। मान लो एक ही संख्या बार बार आ रही है, जैसे 5 है, फिर 1 2 हो गए, फिर दोबारा 5 आ गई, फिर 7 8 हो गए, फिर दोबारा 5 आ गई, तो ये 5 क्या है? आवर्ती है। यदि कोई संख्या 2 बार आती है तो उसकी आवर्ती 2, और यदि वो संख्या जितनी बार भी आती है उतनी बार ही उसकी आवर्ती होती है। तो उसकी आवर्ती 4 बार आएगी तो 4 हो जाएगी, 5 बार आएगी तो उसकी आवर्ती 5 हो जाती है। फिर है आवर्ती विवरण का अर्थ क्या होता है? संख्याओं की आवर्तियों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों या समूहों में उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को ही आवर्ती विवरण कहते हैं। कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ही आवर्ती विवरण है। आवर्ती विवरण के जो स्टेप्स हैं, जो सोपान हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र की जो रेंज है स्कोर की वो ज्ञात करना। सबसे पहले प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना चाहिए। प्रसार क्षेत्र उस अंतर को कहते हैं जो अधिकतम और न्यूनतम अंकों में पाया जाता है। कि अधिकतम अंक उसके कितने हैं और कम से कम अंक कितने हैं। उदाहरण के रूप में कुछ छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे 10 18 30 25 50 35 20। तो इसमें सबसे अधिकतम कौन सा है? वो है 50, और सबसे न्यूनतम कौन सा है? वो है 10। इनमें अंतर जो है वही प्रसार क्षेत्र होता है। तो 50 में से 10 कम करेंगे तो इसका प्रसार क्षेत्र जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, 40 से हो जाएगा। प्रसार क्षेत्र मालूम करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो है रेंज, मतलब प्रसार क्षेत्र। अधिकतम प्राप्तांक जो अपने हाईएस्ट स्कोर थे वो 50 थे, और न्यूनतम प्राप्तांक मतलब जो लोवेस्ट स्कोर था वो 10 था। तो 50 से 10 लेस किए 40, इसका रेंज हो जाएगा, इसका प्रसार क्षेत्र हो जाएगा। इसका दूसरा जो स्टेप है वो है वर्गांतर या फिर वर्ग विस्तार। कि जो क्लास इंटरवल है उसको ज्ञात करना, उसकी साइज ज्ञात करना। प्रसार क्षेत्र ज्ञात करने के बाद हमें यह निश्चित करना चाहिए कि कितने प्राप्तांकों का एक वर्ग या वर्ग समूह बनाया जा सकता है। गेरेट महोदय ने इसके संबंध में कहा कि 5 से 15 प्राप्तांकों का, और गिलफोर्ड महोदय ने 10 से 20 प्राप्तांकों का वर्ग बनाने का परामर्श दिया है। वस्तुतः वर्ग के आकार या विस्तार के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि प्राप्तांकों की संख्या कम है तो वर्ग छोटा होगा, और यदि प्राप्तांकों की संख्या ज़्यादा है तो वर्ग बड़ा बनना चाहिए। उदाहरण के रूप में 20 छात्रों के प्राप्तांकों के लिए 2 का और 50 के लिए 5 का वर्ग बनाना सुविधाजनक होता है। क्योंकि 20 छात्रों को 2 का वर्ग बनाएंगे तो 10 बार आ जाएगा, और 50 के भी 5 के वर्ग बनाएंगे तो ये भी 10 पंक्तियों में आ जाएगा। फिर तीसरा जो इसका स्टेप है वो वर्गांतरों की संख्या। कि जो क्लास इंटरवल है उसके नंबर जो है वो कितने हैं। वर्ग विस्तार निश्चित करने के बाद वर्गों की जो संख्या है वो हमें निश्चित करनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। वर्गों या वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, इक्वल टू प्रसार क्षेत्र जो रेंज है बाई वर्ग विस्तार साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। तो इस फॉर्मूले के आधार पर वर्गांतरों की संख्या ज्ञात की जाती है। फिर इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो मिलान चिन्ह लगाना है। कि जो मार्किंग दी टैलीज
मतलब वर्गों की जो संख्या है वो निश्चित हो जाने के बाद उसका सारणीकरण करना चाहिए, उसको सारणी के रूप में प्रकट करना है। इसका सामान्य नियम तो यह है कि सबसे नीचे सबसे कम प्राप्तांकों वाले वर्ग को लिखा जाता है और सबसे ऊपर क्रम से दूसरे वर्ग लिखे जाते हैं। इस प्रकार सबसे अधिक प्राप्तांकों वाला वर्ग सबसे ऊपर होता है। जैसे मान लो 5 से 50 तक थे तो 10 वर्ग आ जाएंगे। वो 10 वर्ग में कौन सी संख्या, जैसे मान लो जो 50 है वो सबसे अधिक बार आई है तो वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक प्राप्तांकों वाला जो वर्ग है वो सबसे ऊपर होगा और न्यूनतम जो प्राप्तांक है, मतलब जो 5 प्राप्तांक है वो तो नीचे नीचे रहेगा और 50 जो प्राप्तांक है सबसे अधिक वो ऊपर ही ऊपर रहता है। सब वर्गों को लिखने के बाद प्राप्तांकों की आवर्तियों को ज्ञात किया जाता है कि कौन सी संख्या कितनी अधिक बार आई है। जैसे 5 जो है वो 1 बार आई है, 10 जो है वो 2 बार आई है तो 2 बार लिख देंगे। तो इस प्रकार उन आवर्तियों को लिख दिया जाता है। आवर्तियाँ जो संख्या जितनी बार आती है वो आवर्तियाँ होती हैं। इसकी विधि यह है कि दिए हुए प्राप्तांकों को क्रम से पढ़ा जाता है और जो प्राप्तांक जिस वर्ग में होता है उसके आगे के खाने में एक बड़ी रेखा बना दी जाती है कि एक बार आवर्ती हुई है तो एक रेखा बना दो, 2 बार संख्या की आवर्ती हुई है तो 2 बना दो, 3 बार हुई है तो 3, 4 हुई है तो 4, फिर 5 हुई है तो 5वीं नहीं बनेगी, 5वीं क्रॉस लगानी पड़ेगी। 5 बार आवर्ती है तो 4 खड़ी लाइनें और 1 क्रॉस लाइन, मतलब ये 5 हो गई। तो इस प्रकार बना दिया जाता है। इसी रेखा को मिलान चिन्ह टेलीमार्क कहते हैं कि जो मिलाती है, इन चारों रेखाओं को एक 5वीं रेखा मिलाती है, यही मिलान चिन्ह होती है। यदि किसी वर्ग के आगे 5 मिलान चिन्ह लगाने हैं तो गणना की सुविधा के लिए 4 खड़ी रेखाएं जो अभी बताई थी और एक रेखा उनको काटती हुई वही मिलान चिन्ह है वो बना दी जाती है। फिर इसका 5th जो स्टेप है वो है आवर्तियों को ज्ञात करना, कैलकुलेटिंग दी फ्रीक्वेंसी। मिलान चिन्हों को लगाने के बाद उनको गिनना चाहिए ताकि आवर्तियां अर्थात प्रत्येक वर्ग में आने वाले छात्रों या प्राप्तांकों की पूर्ण संख्या मालूम हो जाए। मिलान चिन्हों का योग वही होता है जो आवर्तियों का होता है। आवर्तियों के योग को n द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि मिलान चिन्हों और आवर्तियों के योग में अंतर है तो या तो कोई मिलान चिन्ह लगाने से रह गया है या फिर किसी वर्ग के आगे अधिक लग गया है कि उन आवर्तियों का भी नीचे टोटल किया जाता है। अगर वो बराबर है तब तो सही है, अगर उनमें अंतर पाया जाता है तो हमें दोबारा उसको जांचना चाहिए। ऐसी दशा में प्राप्तांकों और मिलान चिन्हों को शुरू से फिर से मिलाना चाहिए। 6th जो स्टेप है वो है मध्य बिंदु या मध्य मूल्य ज्ञात करना, जो मिड पॉइंट है वो ज्ञात करना। तो इसमें मिड पॉइंट वाले में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग के प्राप्तांकों की एक निश्चित सीमा होती है, जैसे कि 3, 5, 10 आदि। यदि हम एक वर्ग या वर्गांतर में सम्मिलित किए जाने वाले सब प्राप्तांकों को केवल एक ही संख्या में व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें उसका मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। मध्य बिंदु निकालने का नियम यह है कि वर्ग के उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है। जैसे वर्ग है 5 से लेकर 10 तक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे छोटी 5 है, तो दोनों को जोड़ो 15 हो गया और इसमें 2 से इसको डिवाइड करना है तो 7.5 टाइम ये डिवाइड होता है, तो 7.5 टाइम इसका मिड पॉइंट माना जाता है। यदि एक वर्ग 5 से 10 प्राप्तांकों का है तो उसका उच्चतम अंक 10 और निम्नतम जो अंक है न्यूनतम वो 5 है। तो इसमें से प्रत्येक पूर्ण अंक अपने से 5 पीछे और 5 आगे फैला हुआ माना जाता है। इस दृष्टि में 10 का वास्तविक विस्तार 9.5 से लेकर 10.5 तक और 5 का वास्तविक विस्तार 4.4 से लेकर 5.5 तक माना जाता है। तो ये आधा पहले और आधा बाद में माना जाएगा।
5 इनके मिड में है तो 5 मिड पॉइंट हो जाएगा। 5 से पहले 4.5 और 5 के बाद में 5.5। इसी प्रकार 10 मिड पॉइंट है तो इससे फर्स्ट वाला पहले वाला 9.5 और उसके बाद वाला 10.5 माना जाता है। अब हम इस वर्ग का मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु इक्वल टू हाईएस्ट लिमिट उच्चतम सीमांक प्लस निम्नतम सीमांक लोवेस्ट लिमिट अपॉन 2। तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिया उसमें 10.5 जो है ये हाईएस्ट लिमिट है और 4.5 जो है ये लोवेस्ट लिमिट है और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले दोनों को जोड़ो, 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 10 और 4 जोड़ेंगे 14 और 1 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 2 का भाग देंगे वही आ जाएगा 7.5। तो 7.5 इसका मिड पॉइंट होता है। उदाहरण के रूप में हम नीचे देखें कि हिंदी के 50 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों का आवर्ती विवरण करना है। तो ये यहाँ संख्या दे रखी है। एक लाइन में 10 है, दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10 और पांचवी में 10। इस प्रकार 10-10 की 5 लाइन है तो ये 50 छात्र हो गए। इसमें अधिकतम प्राप्तांक सबसे हाईएस्ट किसके हैं? तो यहाँ 56 जो है ये हाईएस्ट स्कोर है और लोवेस्ट स्कोर मतलब सबसे कम जो है वो 10 का है। तो लोवेस्ट स्कोर 10 हो जाएगा और इसका जो रेंज है वो क्या होगा? हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस करना है। तो इसका जो रेंज है प्रसार क्षेत्र है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट कम करना है। तो 46 इसकी जो है रेंज वो हो जाएगी। फिर इसका वर्ग विस्तार माना गया। इसका वर्ग विस्तार इसका क्लास इंटरवल जो है वो 5-5 हमने मान लिया। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस प्रकार हमने इसको मान लिया। तो ये 10 वर्गों में आ जाएगा ये 5 से लेकर 50 तक की संख्या। तो हमने 5-5 का ये वर्ग विस्तार माना है। फिर वर्गांतरों की जो संख्या है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल वो क्या होगी? तो वो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। प्रसार क्षेत्र जो रेंज है वो अपने पास कितनी आई है? 46 और वर्ग विस्तार साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो अपने पास आई है 5/5 आ जाएगा प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये 10 आ जाएंगे। फिर है निम्नतम वर्गांतर का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो निम्न वर्गांतर का मध्य बिंदु अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसमें 14.5 प्लस 9.5 में 2 से डिवाइड कर देंगे और ये 20 इन दोनों को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट 12 आ जाएगा। और ये आप यहाँ करना चाहो 5 को 46 से करो तो 5 9 जा होते हैं। फिर पॉइंट में कुछ आता है 9 को 1 से जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो ये इसका वर्गांतरों की संख्या इस प्रकार आ जाती है। फिर नीचे प्राप्तांकों का आवर्ती विवरण दिया गया है। वर्गांतर क्लास इंटरवल मिलान चिन्ह जो अभी बताए थे 4 के बाद में 5 भी हो तो क्रॉस लाइन आ जाएगी। मिड पॉइंट सभी का निकालना है। 59 प्लस 59 में से 55 दोनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड करें तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना मिड पॉइंट सभी में आ जाएगा। और ये इसमें एक बार मिलान हुआ है, इसमें भी एक बार, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, 2, 7 बार हुआ है। इस प्रकार ये मिलान चिन्ह आएंगे। फिर आवर्तियाँ 55 से 59 तक संख्या कितनी बार आई हैं? तो 1 बार आई हैं। 50 से 54 तक 1 बार आई हैं। तो ये जितनी बार आवर्ती होती है उतनी बार लिख दी जाती हैं। संचयी आवर्तियाँ ये 50, 49, 48, 44, 40, 33 इस प्रकार संचयी आवर्तियाँ दी गई हैं।
संचयी आवर्ती जो है ये नीचे से शुरू होती है। तो यहाँ देखो ये जो है इनका टोटल जो है और इनका टोटल ये बराबर होगा। आवर्तियों की कुल संख्या नंबर जो है इनका वो 50 आ जाएगा। तो ये टोटल 50 है, तो ये भी 50 होना चाहिए। और जो संचयी आवर्ती है वो नीचे से शुरू करेंगे, 1 1 का 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को ऐसे क्रॉस से ऐड करना है, 7 से ऐड करेंगे तो अपने पास 8 आ जाएंगे। फिर 8 को 7 से ऐड करेंगे ऊपर वाले से तो 15 आ जाएगा। 15 को 10 से ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। 25 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। 33 को 7 से जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। 40 में 4 जोड़ेंगे 44 आ जाएगा। 44 में 4 जोड़ेंगे 48 आ जाएगा। 48 में 1 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में 1 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। तो ये भी उच्चतम जो सीमा है ये 50 आनी चाहिए, इनका जो टोटल है वैसे। और नीचे की जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या ही रहेगी। फिर है आवर्ती विवरण का ग्राफ पर प्रदर्शन करना कि जो ग्राफ है उस पर हम इस आवर्ती विवरण को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। रेखा चित्र प्रदर्शन का क्या महत्व होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आवर्ती विवरण का सारणीकरण हमें किसी कक्षा के छात्रों की किसी विषय में सामान्य योग्यता का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है, पर इससे भी अधिक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है। आवर्ती विवरण का ग्राफ पर प्रदर्शन तो ये अधिक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है इसके द्वारा। इसका महत्व है इसकी सरलता और बोधगम्यता में माना जाता है। जिस प्रकार एक सुंदर चित्र हमारे ध्यान को आकर्षित करके मौन भाषा में हमें सब कुछ बता देता है, उसी प्रकार ग्राफ पर आवर्ती विवरण का प्रदर्शन हमारे समक्ष आवर्तियों का स्पष्ट और सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। फर्ग्यूसन महोदय ने इसके संबंध में अपने मत प्रकट करते हुए कहा है कि रेखा चित्र जो है ये रेखा चित्र प्रदर्शन हमें आवर्ती विवरण की मुख्य विशेषताओं को समझने और एक आवर्ती विवरण का दूसरे से तुलना करने में बहुत सहायता देता है। फिर है रेखा चित्र प्रदर्शन करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें हम बात करें तो मुख्य रूप से इसकी 4 विधियां हैं। 4 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो स्तंभाकृति, दूसरी है आवर्ती बहुभुज, तीसरी है संचयी आवर्ती वक्र और चौथी है संचयी प्रतिशत वक्र। तो ये 4 विधियां जो हैं ये रेखा चित्र प्रदर्शन की विधियां हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हिस्टोग्राम, मतलब स्तंभ के रूप में जो आकृति होती है, ऐसे पोल के रूप में ऐसी आकृति होती है ना, ये होते हैं स्तंभाकृति। इसका अर्थ देख लेते हैं। स्तंभाकृति वो रेखा चित्र है जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभ बोल दो या खंबे बोल दो, ये एक ही बात है। उदाहरण के रूप में आगे दी गई तालिका में जो सामग्री दी है उसको हमें स्तंभाकृति में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ आपको दिया गया है, एक साइड में प्राप्तांक या वर्गांतर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी आवृत्तियाँ दी गई हैं। जैसे 55 to 59 आवृत्तियाँ 1 टाइम। तो जो हमने पहले टोटल 50 वाला देखा था ये वही आवृत्तियाँ हैं। 10 से स्टार्ट होती हैं और 59 तक ये जाती है। तो 10 to 14 ये इसकी आवृत्ति जो है वो 2 है। तो इसको हमें स्तंभाकृति में प्रदर्शित करना है। स्तंभाकृति बनाने में हमें वर्गांतरों के निम्नतम और उच्चतम सीमांकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे निम्नतम इसका 10 है और उच्चतम 14 है। अतः हम अपनी सुविधा के लिए एक तालिका तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये तालिका तैयार कर ली। इसमें प्राप्तांक या वर्गांतर, फिर वास्तविक सीमाएं, फिर उनकी आवृत्तियाँ। वास्तविक सीमाएं मतलब इसका मिड पॉइंट, मतलब इनमें 55 में से भी 0.5 कम करना है और
59 में 0.5 ऐड करना है, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 1 होता है, तो इनके बीच में वर्ग अंतराल जो है वो 1 1 का है। तो 1 को पहले वाले में से माइनस करेंगे, दूसरे वाले में उसको 1 के 2 पार्ट करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। 0.5 को पहले वाली संख्या में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दूसरी वाली जो अपर वाली संख्या है, उच्चतम जो संख्या है, उसमें 0.5 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें 44.5। तो इसमें 0.5 को हमने लेस किया है, मतलब घटाया है, क्योंकि ये न्यूनतम सीमा है और उच्चतम सीमा 59 है, तो इसमें हमें 0.5 ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, तो ये 59.5 अपने पास आ गया। सभी में इसी प्रकार से हमें ये करना पड़ेगा। फिर 10 है, तो 10 में भी वैसे 0.5 न्यूनतम सीमा है, तो 0.5 इसमें लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो 9.5 आ जाएगा। 14 इसकी उच्चतम सीमा है, हाईएस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 45.5 आ जाएगा। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इनमें अंतराल है, 14 से 15 है, ये 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये 0.5 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा है। अब देख लो, जो लास्ट की जो संख्या है ये 14.5, वो अगले वर्गांतर की पहली संख्या आ जाती है। 14.5 यहाँ भी है, 14.5 यहाँ भी है, फिर 19.5 यहाँ भी है, 19.5 यहाँ भी है, तो ये दोनों तरफ ये संख्याएं आनी चाहिए, तभी वो वर्ग अंतराल है वो सही होगा। और इसमें एक एक का सभी में अंतर है, ये क्रम से नहीं है, तो हमें इनको क्रम से बनाना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्तंभाकृति बनानी है, जैसे 5, 10, 15, 20, 5 के अंतराल से हमने ये संख्याएं यहाँ लिखी हैं जो प्राप्तांक है। इधर आवर्तियां वो संख्या कितनी बार आई है, 5 से 10 तक जो आवर्ती है उसमें वो संख्या मान लो 2 बार आई है, तो 2 पर हमने ये स्तंभ बना दिया। 15 से 20 तक आवर्ती 8 बार आई है, तो ये 8 तक हमने स्तंभ बना दिया। 20 से 25 तक वर्ग अंतराल वाली जो है वो 6 आवर्तियां हैं, तो 6 तक इसका पोल बन जाएगा, पिलर बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। 25 से 30 तक सबसे अधिक आवर्तियां हैं 14, तो ये 14 तक इसका पिलर बन जाएगा। फिर 30 से 35 तक 7 बार आवर्तियां हैं, तो 7 तक इसका पिलर बन जाएगा। और 35 से 40 और 20 से 25, 35 से 40 और 20 से 25 दोनों सेम है, दोनों में 6 बार आवर्तियां हो रही हैं, तो दोनों के स्तंभ जो है वो समान हो जाएंगे। 40 से 45 तक 4 बार आवर्ती होने पर 4 तक इसका स्तंभ बन जाएगा। 45 से 50 तक 3 बार आवर्ती होने पर ये 3 तक स्तंभ बन जाएगा। जितनी आवर्तियां हैं उतने तक स्तंभ बनाने हैं। और 50 से 55 तक आवर्ती 1 बार हो रही है, तो 1 तक स्तंभ बन जाएगा। और 55 से 60 तक भी 1 बार ये आवर्ती हो रही है, तो ये भी 1 तक स्तंभ बनेगा। ये दोनों स्तंभ समान हो जाएंगे, तो ये वो स्तंभाकृति है। अब स्केल ओ अक्ष भुजा जो है वो हमने कितनी मानी है, 2.5, 2 सही 1/2। और ओ वाई जो भुजा है वो हमने मानी है बराबर 1 सही 1/2, मतलब ओ अक्ष ये मान ली हमने, ये तो 2.5 मानी है, ये तो हो गई ओ और ये हो गई अक्ष, ये तो हमने 2.5 मानी है। और ओ वाई, ये वाई वाली आवर्ती वाली है, ये हमने 1.5 मानी है, मतलब एक जो चौखाना आता है वो हमने 1.5 का माना है, और इधर वाला एक चौखाना हमने 2.5 का माना है, मतलब 2 चौखाने लेकर ये 5 तक आया है। फिर 10 तक 4 चौखाने हो गए। इस प्रकार जो ग्राफ होता है उसमें जो चौखाने होते हैं लाइनों वाले, ऐसे लाइनें आड़ी तिरछी रहती हैं, तो वो चौखाने यहाँ माने गए हैं। 5 प्राप्तांक या 1 वर्गांतर बराबर 2 माना है, और 2 आवर्तियां बराबर 2 मानी है, तो यहाँ 2 से आवर्तियां शुरू हो रही हैं, और प्राप्तांक 5-5 के अंतराल में है, तो 1 वर्गांतर 2 को माना है, मतलब 5 से 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार ये आगे है।
इसकी निर्माण विधि क्या है? एक दूसरे से समकोण बनाती हुई ओ अक्ष और ओ वाई रेखाएं खींची जाती है। तो ये रेखाएं यहाँ खींच ली। आवर्ती वाली को 1/1/2 मानना है और प्राप्तांक या वर्गांतर वाली को 2/1/2 मानना है। फिर गिलफोर्ड के अनुसार ओ अक्ष और ओ वाई भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:3 या फिर 5:3 होता है। उपयुक्त स्तंभाकृति बनाने में हमने अंतिम अनुपात माना है, मतलब 5:3 को। ओ अक्ष भुजा पर प्राप्तांकों या वर्गांतरों को अंकित किया गया है और उसका स्केल लिख दिया गया है। ओ वाई भुजा पर आवृत्तियों को अंकित किया गया है और उनका स्केल लिख दिया गया है। प्रत्येक वर्गांतर का वास्तविक विस्तार उसके निम्नतम सीमांक से उच्चतम सीमांक तक माना जाता है। यहाँ 10 से 14 वाले वर्गांतर का वास्तविक विस्तार 9.5 से 14.5 माना है और 15 से 19 वाले वर्गांतर का वास्तविक विस्तार 14.5 से 19.5 माना है। प्रत्येक वर्गांतर का निम्नतम सीमांक निश्चित किया जाता है और इसका वर्णन भाग 2 में किया जा चुका है कि जो पहले वर्ग का उच्चतम वर्गांतर और दूसरे उससे ऊपर वाले वर्ग का वो निम्नतम वर्गांतर माना जाता है। दोनों एक ही होने चाहिए कि जो आगे वाला स्तंभ आ जाएगा उसमें वो निम्नतम संख्या मानी जाएगी। प्रत्येक वर्गांतर के निम्नतम सीमांक से ओ वाई पर अंकित उसकी आवर्तियों की ऊंचाई तक सीधी रेखाएं खींची जाती हैं। यही कारण है कि चित्र में ये रेखाएं 5, 10, 15 आदि से कुछ पहले हैं। पहले वर्गांतर की सीमा रेखा के ऊपरी भाग को अगले वर्गांतर की सीधी रेखा से मिलाकर आयत बना दिया जाता है। आयत मतलब स्तंभ। आवर्तियों के अनुसार प्रत्येक वर्गांतर का एक आयत बनाकर जो आकृतियां तैयार होती हैं उसे ही स्तंभाकृति हिस्टोग्राम कहते हैं। फिर है आवर्ती बहुभुज। इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में पॉलीगॉन, अनेक रेखाओं वाली आकृति या बहुभुज। अतः हम यही कह सकते हैं कि बहुभुज वो रेखा चित्र है जिसमें आवर्तियों का अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। उदाहरण के रूप में तालिका 2 की सामग्री से आवर्ती बहुभुज हमें बनाना है। आवर्ती बहुभुज बनाने में हमें वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है कि आवर्ती बहुभुज बनाएंगे तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो हमने पहले बताया था। वर्ग की निम्नतम सीमा और वर्ग की उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का उसमें भाग देंगे। साथ ही हमें प्रारंभिक वर्गांतर के नीचे और अंतिम वर्गांतर के ऊपर एक एक वर्गांतर की कल्पना करनी पड़ती है जिनकी आवर्तियों को शून्य मान लिया जाता है। अतः हम उनकी अपनी सुविधा के लिए तालिका 2 की सामग्री को निम्न प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। यहाँ प्राप्तांक या फिर वर्गांतर, मिड पॉइंट और आवर्तियाँ, जैसे 60 लोवेस्ट नंबर है और 64 हाईएस्ट नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1, 2, 4 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 जा 12 है तो 6 आ गए। फिर 2, 2 जा 4 तो 62 जो है वो इसका मिड पॉइंट आ गया। उसी प्रकार इन सभी का मिड पॉइंट हमने निकाला तो अपने पास ये मिड पॉइंट आ गए। फिर आवर्तियाँ मतलब 60 से 64 तक 0 कल्पित की गई है। तो उसी प्रकार 55 से 59 तक आवर्ती 1 टाइम हुई है। तो इस प्रकार इसकी आवर्तियाँ यहाँ दी गई हैं। मतलब जो उच्चतम आवर्ती है वो हमें उसकी कल्पना 0 करनी है और जो निम्नतम आवर्ती है उसकी भी कल्पना हमें 0 ही करनी है। और ये 5 से वर्ग अंतराल जो है ये 5 से शुरू हो रहा है, 5 से 9 मतलब 9 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 को 2 से भाग देंगे तो ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु अपने पास 2 संति 14 7 आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इसका हमें बहुभुज बनाना है। मतलब इसको हमें
बहुभुज आकृति में ले जाना है। तो ये यहाँ वही है, सबसे पहले वाली हमें 0 माननी है और लास्ट वाली भी 0 पर ही हमें लानी है। फिर 5 वाली 0 है, 10 वाली 2 है, फिर ऐसे ये बढ़ती जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी नीचे, ऐसे चलती रहती है। ओ अक्ष भुजा बराबर 1/2 है, ओ वाई भुजा बराबर 1 से 1/2 है। 5 प्राप्तांक या वर्गांतर बराबर 2 है और 2 आवर्तियां बराबर 2 है। फिर इसके निर्माण की विधि हमें देखनी है। आवर्ती बहुभुज की निर्माण विधि लगभग वही है जो स्तंभाकृति की मानी जाती है। फिर हम देखेंगे निर्माण विधि। आवर्ती बहुभुज की निर्माण विधि लगभग वही है जो स्तंभाकृति की मानी जाती है। इसमें मुख्य स्मरणीय बातें निम्नलिखित हैं। पहली है, प्रारंभिक वर्गांतर के नीचे और अंतिम वर्गांतर के ऊपर एक एक वर्गांतर कल्पित कर लिया जाता है। कल्पित मतलब उसको हमें 0 मानना है और उनकी आवर्तियों का 0 मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बहुभुज ओ अक्ष भुजा पर आ जाए। यहाँ हमने प्रारंभिक वर्गांतर 10 से 14 के नीचे एक वर्गांतर 5 से 9 लिया और वर्गांतर 55 से 59 के ऊपर दूसरे वर्गांतर मतलब 60 से 64 की कल्पना की है। तो इसमें 2 वर्गांतर बढ़ा दिए, एक तो पहले वाला 5 से 9 वाला और एक अंतिम 60 से 64 वाला। फिर ओ अक्ष भुजा पर वर्गांतरों के मिड पॉइंट अंकित किए जाते हैं। मिड पॉइंट निकालने की विधि भाग 2 में बताई जा चुकी है। मध्य बिंदुओं से ऊपर की ओर चलकर आवर्तियों की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इन चिन्हों को सीधी रेखाओं से मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो आकृति तैयार होती है उसे आवर्ती बहुभुज कहा जाता है। फिर है, स्तंभाकृति पर आवर्ती बहुभुज का अध्यारोपण किस प्रकार किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में स्तंभाकृति के ऊपर आवर्ती बहुभुज की आकृति स्थापित करने के लिए भी कहा जाता है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि एक ही रेखा चित्र पर दोनों आवर्तियों को अंकित किया जा सकता है। इससे दोनों प्रकार के आवर्ती चित्रों की तुलना करने में विशेष सहायता मिलती है। यहाँ हम बता देना जरूरी समझते हैं कि ग्राफ पर स्तंभाकृति और आकृति बहुभुज में से किसी को भी पहले बनाया जा सकता है। हमें ये दोनों ही आकृतियाँ बनानी है, किसी को भी आप पहले बना सकते हो। उदाहरण के रूप में तालिका 2 की सामग्री से स्तंभाकृति हमें बनानी है और उसके ऊपर आवर्ती बहुभुज स्थापित करना है। स्तंभाकृति और आवर्ती बहुभुज बनाने में हमें वर्गांतरों की वास्तविक सीमाओं और मध्य बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। अतः हम अपनी सुविधा के लिए तालिका 2 की सामग्री को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है प्राप्तांक या वर्गांतर का। तो ये हमने कल्पित किया था 60 से 64, अपने पास तो 55 से 59 तक ही है। फिर वास्तविक सीमाएं, जो इसमें हमने बताया था कि जो 1 होता है उसको 2 से डिवाइड करना है तो अपने पास 0.5 आता है। तो जो निम्नतम सीमा है उसमें 0.5 घटा देंगे, उच्चतम सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो अपने पास ये संख्याएं आ जाएंगी। सभी में हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि सभी में अंतर 59 से 60 में अंतर कितने का है, 1 का है। तो 1 का अंतर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा अपने पास दोनों साइड वो आना चाहिए। मिड पॉइंट, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो मिड पॉइंट अपने पास आ जाएगा। आवर्तियाँ मतलब ऊपर की जो हमने कल्पना की है 60 से 64, उसकी आवर्ती हमें 0 माननी है और नीचे भी हमने एक कल्पित किया है उसकी भी आवर्ती हमें 0 माननी है 5 से 9 तक में। फिर हमें यहाँ दोनों बॉक्स बनाने हैं। तो इसमें ये तो हो गया स्तंभाकृति वाला जो हमने बनाया था। फिर आवर्ती बहुभुज में क्या होता है, जो स्तंभ होता है उसका मिड स्थान लिया जाता है। तो इसमें यहाँ मिड स्थान है और ये 0 से शुरू होता है तो 0 से मिड स्थान, फिर मिड स्थान इसमें है,
फिर यहाँ से नीचे वाले में मिड स्थान ये है, इसमें मिड ये है, ऐसे मिड स्थान पर इसको हम बना देंगे। तो इसमें दोनों आकृतियाँ आ गई, स्तंभाकृति भी आ गई और आवर्ती बहुभुज भी आ गया। स्केल में हमें वही मानने हैं, ओ अक्ष भुजा बराबर 2/1/2 और ओ वाई भुजा बराबर 2/1/2। 5 प्राप्तांक या 1 वर्गांतर बराबर 2 मानना है और 2 आवर्तियां बराबर 2 हमें माननी है। फिर है इसकी निर्माण विधि। इसका निर्माण किस प्रकार करते हैं? स्तंभाकृति और आवर्ती बहुभुज की निर्माण विधि वही है जिसका वर्णन हमने पहले किया था। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। ओ अक्ष भुजा पर वर्गांतरों की वास्तविक सीमाएं अंकित की जाएंगी। ओ वाई भुजा पर आवर्तियां अंकित की जाएंगी। प्रत्येक वर्गांतर के निम्नतम सीमांक से ओ वाई पर अंकित उसकी आवर्तियों की ऊंचाई तक बिंदु लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदु से ओ वाई पर अंकित उसकी आवर्तियों की ऊंचाई तक रेखा खींच दी जाती है। फिर नोट के रूप में हम लिखेंगे कि स्तंभाकृति को बिंदुओं के बजाय रेखाओं से ही प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके आयत भी बनाए जा सकते हैं। हमने अपने उपयुक्त चित्रों का निर्माण गेरेट महोदय के आधार पर किया है। अगला है संचय आवर्ती वक्र। इसका अर्थ है संचय आवर्ती वक्र वह रेखा चित्र है जो संचय आवर्तियों को प्रदर्शित करता है। संचय आवर्तियां निकालने की विधि क्या होती है कि किसी वर्गांतर की संचय आवर्तियां उस वर्गांतर की और उसके नीचे के सब वर्गांतरों की आवर्तियां होती हैं। नीचे की तालिका में 10 से 14 वाले वर्गांतर की संचय आवर्तियां 2 + 4 बराबर 6 हैं। इसी प्रकार 15 से 19 वाले वर्गांतरों की संचय आवर्तियां 10 + 2 + 4 बराबर 16 है। नीचे दी हुई तालिका की सामग्री से संचय आवर्ती वक्र हमें बनाना है। इसमें प्राप्तांक या वर्गांतर पहले बॉक्स में आ जाएगा। तो ये 5 से 9, 10 से 14 और लास्ट है 35 से 39। फिर वर्गांतर का उच्चतम सीमांक जो है वो लेना पड़ेगा। तो इसमें उच्चतम सीमांक 39 है। तो उच्चतम सीमांक में हमें 5 + 0.5 प्लस करने पड़ते हैं। तो 0.5 प्लस करेंगे तो ये 39.5 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा। तो ये उच्चतम सीमांक हमें लेना है। न्यूनतम सीमांक होता 35 में से 0.5 लेस करते कम करते तो 34.5 अपने पास आता। तो इसका न्यूनतम सीमांक है, मगर हमें उच्चतम लेना है संचय आवर्ती के लिए। फिर आवर्तियां जिस प्रकार दी गई हैं वो लिख ली जाती हैं। संचय आवर्ती जो है वो नीचे से स्टार्ट की जाती है। जैसे नीचे से 4 है आवर्ती में तो संचय आवर्ती भी 4 ही हो जाएगी। और फिर 4 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो संचय आवर्ती 6 हो जाएगी। फिर 6 को 10 से ऐड करेंगे, 6 और 10 ऐड किए 16 हो गए। तो आवर्ती 16 हो गई। 16 में 8 ऐड किए और फिर अपने पास आवर्ती हो गई 24। 24 में 2 जोड़ने हैं, आवर्ती आ गई अपने पास 26। 26 में 1 ऐड करना है, आवर्ती आ गई 27। 27 में 1 जोड़ना है तो अपने पास आवर्ती आ गई, संचय आवर्ती 28 आ जाती है। फिर इसमें करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा संचय आवर्ती वक्र का। तो इसमें सबसे पहले जो हमने संख्याएं ली हैं, जो उच्चतम वर्ग है वो संख्याएं हम नीचे वर्गांतर में ओ अक्ष पर लिख देंगे। 4.5, 9.5, 14.5 और उच्चतम थी 39.5। तो यह वर्गांतर में लिख दी। संचय आवर्तियां जो 4 से शुरू होती हैं, 4, 8, 12, 16, 4 के अंतराल में हमने ये ले ली। 4.5 वाला कुछ नहीं था, वो 0 था। फिर उसके आगे बढ़ना है। 9.5 वाले की आवर्ती 4 बार थी तो 4 तक ये पहुंच गया। 14.5 की आवर्ती 5 बार थी तो ये थोड़ा और ऊपर पहुंच गया। तो ऐसे ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 4 से फिर
इधर वाली को ऐड किया, इधर वाली आई, इधर वाली को इधर से ऐड किया, इधर वाली, इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में हो रही है, ना कि घटते क्रम में। तो ये ग्राफ भी जो है ये बढ़ते क्रम में जाएगा, ये कभी घटेगा नहीं। फिर इसकी जो निर्माण विधि है वो है संचयी आवर्ती वक्र की निर्माण विधि लगभग वही है जो स्तंभाकृति की होती है, परंतु इसकी मुख्य बातें हम देख लेते हैं। प्रारंभिक वर्गांतर के से नीचे की ओर एक वर्गांतर कल्पित कर लिया जाता है, मतलब वो हमें 0 से स्टार्ट करना है, और उसकी संचयी आवर्ती हमें शून्य मान लेनी चाहिए ताकि वक्र ओ एक्स भुजा पर आ जाए। ओ वाई भुजा पर संचयी आवर्तियों को अंकित किया जाता है। ओ अक्ष भुजा पर वर्गांतरों के उच्चतम सीमांकों को अंकित किया जाता है। यहाँ प्रारंभिक वर्गांतर के नीचे के वर्गांतर के उच्चतम सीमांक 4.5 को ओ अक्ष भुजा पर अंकित कर लिया जाता है। ग्राफ पेपर पर अंकित किए जाने वाले चिन्हों को मिला दिया जाता है और इस प्रकार जो आकृति तैयार होती है उसे संचयी आकृति वक्र या ग्राफ कहा जाता है। फिर है संचयी आकृति, संचयी प्रतिशत वक्र। संचयी प्रतिशत वक्र किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। संचयी प्रतिशत वक्र वो रेखा चित्र है जो संचयी आवर्तियों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। नाम में पता चलता है प्रतिशत के रूप में ये प्रदर्शित करेगा। संचयी आवर्तियों का प्रतिशत निकालने की जो विधि है वो कैसी है, तो उसका फॉर्मूला है F/N गुणा 100। F क्या है इसमें, F है वर्गांतर की संचयी आवर्तियां फ्रीक्वेंसी, और N जो है वो है संचयी आवर्तियों का योग। तो हमने पहले एक तालिका में देखा था N बराबर जो भी ऊपर आवर्तियां उनको सभी का टोटल जो होता है वो यहाँ n के बराबर आता है। फिर इसको गुणा 100 से किया जाता है। उदाहरण नीचे की तालिका में 6 से 10 वाले वर्गांतर और 11 से 15 वाले वर्गांतर की संचयी आवर्तियां क्रमशः 1 और 2 हैं। अतः इन वर्गांतरों की संचित आवर्तियों का प्रतिशत क्रमशः 5 और 10 हो जाएगा। क्योंकि 1 और 2 है तो 1 का प्रतिशत तो 5 हो जाएगा और 2 का प्रतिशत 10 हो जाएगा। इसको किस प्रकार किया है, जैसे 1 है तो 1/20। 20 क्या है, संचयी आवर्तियों का योग है, गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 को 10 से डिवाइड किया 5 टाइम आएगा। तो पहले की आवर्ती 5 टाइम हो गई, प्रतिशत हो गया, और दूसरे की 2/20 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गए, 2 से 2 कट गए, 10 बचे, तो 10% ये दूसरे की हो गई। उदाहरण के रूप में हम देखें, नीचे दी गई तालिका की सामग्री में संचयी प्रतिशत वक्र हमें बनाना है। तो इसमें हम देखेंगे प्राप्तांक या वर्गांतर हमें लिखने हैं, वर्गांतर का उच्चतम सीमांक हमें लिखना है, संचयी आवर्तियां हमें लिखना है और संचयी आवर्तियों का प्रतिशत निकालना है। तो इसमें 0 को कल्पित कर लिया जाता है, नीचे 1 से 5 वाला, तो इसको कल्पित कर लिया जाता है और फिर ये ऊपर बढ़ता जाता है। इन सभी का n जो है वो अपने पास 20 आया है, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। अब 20 से ही ऊपर जो आवर्तियां आती हैं वो रख के नीचे वाले से भाग दिया जाएगा। जैसे अभी हमने देखा 1 आवर्ती थी तो 1/20 और गुणा 100 तो सभी में आएगा, तो इसका हमने किया था तो ये 5% आया था। उसी प्रकार ऊपर वाले आ जाएंगे। जैसे इसमें हमने 1 और 2 का कर लिया था, अब हम मान लो 4 का करेंगे तो 4/20 हो जाएगा और गुणा 100 तो आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 को 10 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये 20% अपने पास आ गया। उसी प्रकार लास्ट वाला 20 है तो 20/20 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल तो 100 बच गया, तो 100% वो हो जाएगा। फिर इसको हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो संचयी प्रतिशत वक्र इस प्रकार बनेगा। ये भी 0 से कल्पित से शुरू होगा और ये भी लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंतिम जो पॉइंट है वो 100 पर आया है अपने पास। तो ये 100 वाली ये रेखा है, तो यहाँ अंतिम पॉइंट आ जाएगा और इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा।
इसमें भी हमें वही मानना ओ एक्स भुजा बराबर 2 से 1/2, ओ वाई भुजा बराबर 2, 5 प्राप्तांक या वर्गांतर बराबर 3, 10 संचय प्रतिशत आवर्तियां बराबर 2। इसके निर्माण की जो विधि है वो है संचय प्रतिशत वक्र की निर्माण विधि भी लगभग वही है जो संचय आवर्ती वक्र की होती है। सबसे पहले वर्गांतर से नीचे की ओर एक वर्गांतर कल्पित कर लिया जाएगा। तो इसमें नीचे की ओर ही एक वर्गांतर की हमें कल्पना करनी है, ऊपर वाला हमें नहीं लिखना है। और उसकी संचय आवर्ती भी शून्य मान ली जाती है। यहाँ 1 से 5 वाले वर्गांतर की कल्पना की गई है। ओ वाई भुजा पर संचयी आवर्तियों का प्रतिशत अंकित किया जाता है। ओ एक्स भुजा पर वर्गांतरों के उच्चतम सीमांकों को अंकित किया जाता है। ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए चिन्हों को मिला दिया जाता है। इस प्रकार जो आकृति तैयार होती है उसे संचय प्रतिशत वक्र या ओजीव कहा जाता है। नोट में लिखा है कि संचय आवर्ती वक्र और संचय प्रतिशत वक्र की आकृतियां एस के समान होती हैं, इसलिए इनको शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। फिर है आवर्तियों का सरलीकरण, कि इनका सरलीकरण हम किस प्रकार करेंगे। सरलीकरण आवर्ती बहुभुज। कभी कभी आवर्ती बहुभुज की आकृति इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है कि उसे समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवर्तियों का सरलीकरण किया जाता है। इन आवर्तियों से जो बहुभुज बनाया जाएगा उसे सरलीकृत आवर्ती बहुभुज कहा जाएगा। तो सरलीकरण की जो विधि है वो किस प्रकार है। दिए हुए वर्गांतरों में प्रारंभिक जो वर्गांतर के नीचे और अंतिम वर्गांतर के ऊपर एक एक वर्गांतर की कल्पना कर ली जाती है। तो इसमें निम्नतम और उच्चतम पर एक एक वर्गांतर की कल्पना हमें करनी पड़ेगी और उसकी जो आवर्ती है उसे हमें शून्य मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। नीचे के उदाहरण में 10 से 24 और 70 से 74 वाले वर्गांतर जो हैं वो कल्पित किए गए हैं, क्योंकि 20 से 24 वाले की हमने कल्पना की है और 70 से 74 वाले की हमें कल्पना की है। अपने पास 24 से 28 और 66 से 70 वाले ही वर्ग अंतराल दिए गए हैं। कल्पित वर्गांतरों की सरल आवर्तियों को जोड़ना आवश्यक होता है। ऐसा न करने से सरल आवर्तियों का योग वास्तविक आवर्तियों से कम रह जाएगा। जिस प्रकार वर्गांतर की आवर्तियों का सरलीकरण किया जाता है उससे ठीक ऊपर और उससे ठीक नीचे के वर्गांतर की आवर्तियों को उस वर्गांतर की आवर्तियों में जोड़कर 3 से भाग दे दिया जाता है। उदाहरण के रूप में 25 से 29 वाला जो वर्गांतर की आवर्तियां हैं वो 4 है और उसके ऊपर और नीचे के वर्गांतरों की आवर्तियां 11 और 0 हैं। तो अब हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जो 4 है वो तो अपने पास आई है, ऊपर वाली आवर्ती 11 है और नीचे वाली की अभी हमने कल्पना की 0 है। तो ये 3 वर्गांतर यहाँ आ गए, तो नीचे बट्टा 3 लिखना पड़ेगा। इनको जोड़ेंगे 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार ये जाता है। फिर है नीचे और ऊपर के कल्पित वर्गांतरों की नीचे और ऊपर की आवर्तियों का उल्लेख नहीं होता है, अतः इन आवर्तियों को शून्य मानकर सरल आवर्तियां बना ली जाती हैं। उदाहरण के रूप में 20 से 24 और 70 से 74 जिसको हमने 0 माना है दोनों को, तो इसको हमने 0 मान लिया और पहले की जो आवर्ती आई थी वो 4 आई थी, तो 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.33 अपने पास आ जाएगा और इसको हम 0 + 0 और +1, तो 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33 अपने पास आ जाएगा। उदाहरण के रूप में आगे की तालिका में वास्तविक आवर्तियों को सरल आवर्तियों में बदला गया है। इसमें हम देखें कि वर्गांतर दिए गए हैं। उच्चतम वर्गांतर 70 से 74 माना गया है, तो उसकी सरलीकृत आवर्तियां जो है वो 0.33 अपने पास आ गई हैं, क्योंकि ये हमने इसकी आवर्ती 0 मानी है। तो सभी में 3 का भाग देना पड़ेगा और वो कितनी बार उसकी आवर्ती हुई है वो हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार 65 से 69 तक जो आवर्ती है वो 1 है, तो इसमें ऊपर वाली
एक तो ये आ गई, ऊपर वाली आवृत्ति 0 और उसके नीचे वाली आवृत्ति भी 0 है, तो 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33 अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार 55 से 59 तक 3 है, 3 में ऊपर 0 है और नीचे 5 है, तो 5 और 3 और 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास 2.66 आ जाएगा। उसी प्रकार हमें सभी में ये करना पड़ेगा। और नीचे वाली है वो भी हमने 0 मानी थी, तो इसके ऊपर वाली 4 है और नीचे वाली 0 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो भी 0 माननी पड़ेगी। तो ये अपने पास आ जाएगा, इसका 4 में 3 का भाग देंगे 1.32 अपने पास आ जाएगा। फिर इसका जो टोटल है आवर्तियों का वो 51 है, तो इधर भी हम जोड़ेंगे तो ये भी 51 ही आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के रूप में आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।